हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। मतलब पिछले 3 लेक्चर में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज से हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन हमसे वो पूछता है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से बहुत से क्वेश्चन पूछता है। उसकी कल मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लिखवाई थी, उनको अच्छे से नोट कर लेना। अभी जब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को समझ आएगी कि भाई उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है जी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट मेरा है वो मैं सिर्फ एक स्केलर मैट्रिक्स का ही निकाल सकता हूं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देयर इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। मतलब कि मैं एक ऐसा नंबर मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकता हूं जिसको मैं बोलूंगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं। इसको मान लो मेरी ए मैट्रिक्स है कोई, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मोड ऑफ ए, या फिर ये डेल्टा, या फिर दैट ऑफ ए। इस तरीके से जो मैं है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं। मतलब कि एग्जाम में आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये सिंबल ध्यान रखना कि मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से कर निकालते हैं। दूसरा, इट इज ओनली एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, विद स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो डिटर्मिनेंट मेरा है वो किसी दूसरी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है जी। इट कांट बी डिफाइंड फॉर द मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो डिटर्मिनेंट पता चल गया कि क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 1 into 1 का। मान लो ये मेरा मैट्रिक्स है 3, तो जो भी इसका, ये 1 into 1 का है, तो जो भी इसका एलिमेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 3। जो भी एलिमेंट होगा, अगर यहाँ पे -3 होता तो ये मेरा -3 हो जाता। ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे पास आता है बी मैट्रिक्स। मान लो वो मेरा 2 into 2 ऑर्डर का है, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए ये मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं डायगोनल मल्टीप्लाई करूंगा 4 into 1, 4 into 1 माइनस में 3 into 2। तो इस तरीके से मैं जो है 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 4 माइनस में 6 इज इक्वल टू माइनस में 2। तो जो मेरा नंबर है ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट का, जो मेरा नंबर है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में आता है, पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे जो पूछे जाते हैं वो 3 into 3 ऑर्डर के पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 3 into 3 ऑर्डर के पूछे जाते हैं। मान लो मेरा ये एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालने के लिए इसकी जो एक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक बाद में कंसेप्ट आएगा माइनर एंड कोफैक्टर। डेफिनेशन में डिटर्मिनेंट की बाद में समझाऊंगा कि उसको निकालते कैसे हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूँ। इसमें यह रहता है कि मुझे कोई भी एक कॉलम या फिर कोई एक रो जो है वो सिलेक्ट करना होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई एक कॉलम या फिर एक रो सिलेक्ट करूंगा। बात समझ आ गई। तो मैं किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को एक्सपेंड करके अपना जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ। उससे पहले तुमने क्या करना है, जो इनकी पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू को प्लस माइनस एसोसिएट कर देने हैं। वो कैसे एसोसिएट होते हैं, जैसे मान लो मेरा सी मैट्रिक्स है ना, यही मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे मेरा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A3 3, ठीक है ना। तो जहां पे ये पोजीशन वैल्यू का सम इवन बन रहा है, जहां पे ये पोजीशन वैल्यू का सम इवन बन रहा है उस एलिमेंट को तुम प्लस में रखोगे। जहां पे ये सम जो मेरा है वो ओड बन रहा है वहां पे तुम उस एलिमेंट के साथ नेगेटिव रखोगे। कब? जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरा प्लस बनेगा, ठीक है ना। ये 1 + 1 इवन होता है ना, 1 + 2 ओड हो गया, तो ये माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस और ये भी प्लस, ठीक है ना। तो एक चीज देखना है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। जब भी मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो इन एलिमेंट के साथ प्लस और माइनस 1 का मल्टीप्लाई जरूर करूंगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैंने बोला कि तुम किसी भी एक रो या कॉलम को सिलेक्ट करके अपना डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं मान लो फर्स्ट रो से अपना जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो से जो मैं है डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट मेरा क्या है यहाँ पे 1, इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई होना था तो मैंने इसको +1 रखा। +1 के साथ मैं क्या करूंगा, अब इसका रो और इसका कॉलम हटा के जो भी मेरे पास पीछे बचेगा उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब 1 की रो हटाई मैंने, 1 का मैंने कॉलम हटाया, तो मेरे पास कितना बच गया, ये इतना इतना मैट्रिक्स बच गया। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लूंगा मैं, 9 5 जा 9 × 5 माइनस में 6 × 8, ठीक है जी। फिर इसके बाद मेरे पास आता है सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट के साथ मेरा -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 का रो और 2 का कॉलम, 2 का रो और 2 का कॉलम हटा दूंगा तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, 4 6 7 9, यही चीज बच गई ना, 4 6 7 9। अब इनका डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं, 9 × 4 माइनस में 7 × 6, ठीक है जी। फिर मेरे पास आ गया थर्ड एलिमेंट, ये 3, यहाँ पे +3 होएगा। तो इसका देखो, इसकी रो और इसका कॉलम अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास इतना बच जाएगा 4 5 7 8, मेरे पास क्या बचेगा 4 5 7 8। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 × 4 माइनस में 7 × 5। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपने किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको पूरा कर देते, कितना बनेगा, 45 - 48, तो मेरे पास आ रहा है -3 -2 मल्टीप्लाई में 36 - 42, तो मेरे पास आ रहा है -6 प्लस में 3 × 32 - 35, तो 32 - 35 मेरे पास बन रहा है -3। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -3 + 12 और यहाँ पे मेरे पास बन गया +9। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कि डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या करा, ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा हूँ। तो जब भी मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो के तो मेरा एक कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है, तो के को मैंने बाहर लिया, k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे n क्या है, n मेरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, n मेरा क्या है, n × n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्योंकि डिटर्मिनेंट मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है तो मैं सिर्फ एक नंबर से भी जो है वो ऑर्डर को डिनोट कर सकता हूँ इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो मेरे पास ए है 1 2 5 4 5, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, के की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3a, मतलब मुझे 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3a का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं पहले a का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। मेरा a का डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 5 - 8, तो ये मेरा बन रहा है -3। अब मुझे जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 2, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 × 2 है,
मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 9 माइनस मल्टीप्लाई में माइनस का 3, तो ये मेरा बन गया माइनस का 27। ठीक है जी। अगर तुम दूसरे तरीके से करके देखो, इसको मैं 3a मतलब कि डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3, 6, 12, 15। यहां से तुम डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो तब भी तुम्हारा वही आएगा। 15 3 जा 45 माइनस में 12 6 जा 72, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 27। तो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है, इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है जी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर मैं किसी भी दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, प्लस या माइनस करके निकालना, तो उनको मैं अलग अलग करके भी निकाल सकता हूँ। तीसरा, अगर मैं किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो वो मेरा इसके इक्वल भी हो जाएगा कि इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट निकालूं फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लो ए मेरा है 1 2 3 4 और बी मेरा है 6 7 8 9। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ए बी निकालता हूँ। ए बी मेरा कैसे निकलेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 6 और 16 22, दूसरा एलिमेंट मेरे पास आएगा 7 और 18 25, फिर तीसरा आएगा 18 और 32 50 और 21 और 36 कितना हो गया 57। ठीक है ना। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालता हूं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरा क्या आएगा 22 गुणा 57 माइनस में 50 गुणा 25। ठीक है। तो ये कितना बन गया 57 दूनी 114, 11 हासिल 114 और 11 125, और यहाँ पे मेरे पास ये बन रहा है 1250, तो मेरे पास आ रहा है ये 4। ठीक है ना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैंने निकाला तो वो मेरा बन रहा है 4। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा कितना बन रहा है 4 माइनस में 6, तो ये मेरा बन रहा है माइनस का 2। और अगर मैं बी का चेक करूं तो बी का डिटर्मिनेंट मेरा क्या बन रहा है 9 6 जा 54 माइनस में 8 7 जा 56, यहाँ पे भी है मेरा -2 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है हमारी। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरा क्या बन रहा था 4 बन रहा था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में बी भी मेरा -2 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हमारी काफी कैलकुलेशन कई बार बच जाती है अगर हमें इस प्रॉपर्टी का पता हो। ठीक है ना। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी का पता होगा ना, तो जब भी मुझे ए बी निकालना होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, डायरेक्ट इनका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। फिर एक और पॉइंट कि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर उसका ऑर्डर हमारा जो है वो ओड हो, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा क्या होता है कि अगर मेरा ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट भी इनका सेम रहता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। एक मैंने इसके बाद एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को बतानी थी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी होता है। अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स भी सेम ही होगा। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, जब मैंने -1 लिया, जब ये मैंने -1 आगे करा, तो यहां पे इसकी पावर n आएगी ना, इसकी पावर मेरे पास क्या आएगी n आएगी। अगर इसकी पावर मेरे पास आ गई n, तो मैंने अभी क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 व्हेन ऑर्डर इज ओड, तो एक चीज समझना, जब मेरा ये n की वैल्यू ओड होगी, जब मेरे n की वैल्यू ओड होगी, तो यहां पे हमेशा मेरा क्या बनेगा, ये a माइनस ऑफ a,
ये बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर n ओड है तो ये माइनस ही रहेगा ना। ये इधर आके क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि जब भी मेरी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। कब, जब ऑर्डर मेरा क्या होगा, ओड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मेरा ऑर्डर इवन है तो नहीं, अगर मेरा ऑर्डर ओड है तो मेरा डेफिनेटली जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ वी इंटरचेंज रोज विद द कॉलम, रोज विद द कॉलम, then determinant remain unchanged, then determinant remains unchanged। जब भी मैं रो को कॉलम से चेंज कर देता हूं तो मेरे पास क्या होता है, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो यहां पे इसका मतलब वही है। अच्छा, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं कि आर आई को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं सी आई से, ठीक है ना। आर आई को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं सी आई से, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर जब मैंने रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया तो मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज्ड रहता है। कहने का मतलब कि जो मेरा डिटर्मिनेंट ए का होगा वही मेरा डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का होगा। बात समझ आ गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इसी प्रॉपर्टी से तो मैं अपना लास्ट जो मैंने अभी स्क्यू सिमेट्रिक वाला बताया उसको प्रूव कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, then determinant is changed by sign, determinant is changed by sign, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले तो मैं मान लो मेरी ए मैट्रिक्स है, यहां पे मैं किसी भी दो रो, कंसेक्यूटिव रो या कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे रैंडमली पहली को तीसरी से नहीं, पहली को दूसरी से चेंज करता हूं या फिर दूसरी को तीसरी से, ठीक है ना। डायरेक्ट पहली को तीसरी की बात नहीं कर रहा मैं, कंसेक्यूटिव रोज या कॉलम को मैं इंटरचेंज करता हूं, रो को आपस में या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूं, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो साइन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अगर मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो मेरे पास है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास जो मान लो ये है, सॉरी सपोज करो x है, तो जब मैं रोज को इंटरचेंज कर दूंगा, R1 को मैंने R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया मान लो, तो ये मेरा क्या बन गया, D E F A B C G H I। ऐसा करने पे इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आएगा वो मेरा -x आ जाएगा। साइन से चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में आता तो प्लस में हो जाता। या आप लोग नोटबुक पे इस तरीके से लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी मैं किसी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो माइनस साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। फिर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे क्या कहती है इसकी डिटर्मिनेंट की, कि अगर कोई भी एक रो किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। मान लो मेरा डिटर्मिनेंट है ये ए, सॉरी मैट्रिक्स, सपोज करो मैंने यही एग्जांपल ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर मैं यहाँ पे R1 को K टाइम R1 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे R1 को K टाइम R1 कर देता हूँ तो जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो भी चेंज होके क्या हो जाएगा, K टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है ना, K टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A।
आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ आया होगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे मान लो ये मेरा मैट्रिक्स ये हो जाता ना, इसका डिटर्मिनेंट सपोज करो ये है, और अगर मैं क्या करता इसको बी मैट्रिक्स बना देता इस तरीके से कि के टाइम ए, के टाइम बी, के टाइम सी, डी ई एफ जी एच आई, तो इसका जो डिटर्मिनेंट मेरा बनता वो बनता के टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि के टाइम दिस। ठीक है ना। जैसे मैं मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करता था किसी नंबर से तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे जब भी मैं किसी डिटर्मिनेंट के दौरान, ठीक है ना, मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ ना, डिटर्मिनेंट के दौरान अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं किसी भी एलिमेंट को जो है वो दो नंबर के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी 5 मेरा कहता है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि अगर मेरा कोई भी एक, मैं एग्जांपल लेके कहता हूं, मान लो 2 into 2 का लेता हूं मैं, 2 4 5 6। अब मैं क्या करूंगा, 2 को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा। पहली बात तो मैं इस तरीके से ब्रेक कर भी सकता हूं इसको, ठीक है, तो मैं 2 को ब्रेक करके लिखूंगा। ब्रेक करके क्या, 2 को मैं लिख देता हूं, सपोज करो 1 + 1, मैंने 2 को ब्रेक करके क्या लिखा, 1 + 1 4 और 5 को मैंने लिख दिया सपोज करो 3 + 2 और 6। ठीक है ना। अब मैं ये जो एलिमेंट है इनको भी अलग अलग करके एक अलग अलग मैट्रिक्स बना सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास 2 मैट्रिक्स बन जाएंगी। एक मैट्रिक्स में मेरा रहेगा 1 3 4 6 प्लस में दूसरा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट के दौरान कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो सिंबल है वो मैं डिटर्मिनेंट का लगाऊंगा, 1 3 4 6 प्लस में 1 4 2 6। ठीक है ना। मैट्रिक्स का जो हमारा सिंबल होता है वो ये होता है और डिटर्मिनेंट का जो हमारा सिंबल होता है वो सीधी लाइनें होती हैं। ठीक है ना। तो जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ और डिटर्मिनेंट में मेरा कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहाँ पे निकाल के देखो, इसका डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 6 दूनी 12 5 चौका 20, तो कितना बन रहा है ये -8। आप यहाँ पे निकाल के देख लो, 6 - 12 कितना बन गया, -6। यहाँ पे निकाल के देखो 6 - 8 -2, तो ये आ रहा है ना यहाँ पे भी -8, यहाँ पे भी मेरा -8 आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा -8 आ रहा है। ठीक है ना। तो तुम थ्योरी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो कैसे लिख सकते हो, इफ सम और ऑल if sum or all elements of a row or column of a row or a column of a determinant is expressed as a sum of two or more determinant, sum of two or more determinant then determinant remained unchanged, remained unchanged। ठीक है ना। अगर मैं किसी भी रो के और कॉलम के एलिमेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में, दो या उससे भी ज्यादा
डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर देता हूँ तो डिटर्मिनेंट में मेरा जो है वो चेंज कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, वैसे तो मैंने दे ही दिया तुम्हें कि मान लो ये मेरा ए बी सी डी है, ठीक है ना, और जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो ए को मैंने a1 प्लस a2 में चेंज कर दिया और c को मैंने c1 प्लस c2 में चेंज कर दिया, तो मेरी डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगा, सपोज करो मैंने इस तरीके से कर दिया a1b c1d प्लस में a2b और c2d। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, मैं एक बारी में सिर्फ एक ही रो या कॉलम का कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दो का एक साथ कर दूं, ठीक है ना। मतलब तुम्हें समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग उसी में रहेगी। वैसे जब तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी फिर तुम अपने आप उसका ट्रिक निकालोगे कि भाई हाँ कहाँ पे मैं एक साथ कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एक और है। लास्ट प्रॉपर्टी में ना हमारा क्या कहता है वो कि मान लीजिए मेरा ये ए मैट्रिक्स है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मैं यहाँ पे R1 को R1 प्लस लैम्बडा टाइम R2 कर दूं, मतलब कि किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दूं, तो मेरा डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात लूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा, सपोज करो x है, ठीक है ना। अच्छा इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले ना मैंने एक प्रॉपर्टी और बतानी थी, पहले वो देखते हैं। अगर मेरा, इस प्रॉपर्टी को मैं बाद में बताता हूं, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट जब मैं निकाल रहा हूं, कोई भी दो रो या मेरे कॉलम जो सिमिलर है, इफ एनी टू रोज और एनी टू रोज और कॉलम्स और टू कॉलम्स आर सिमिलर देन डिटर्मिनेंट इज जीरो, कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरा ये ए है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये दोनों रोज मेरी सिमिलर है, बिल्कुल इक्वल आ गई, इक्वल आ जाए या फिर कुछ कोई रेशियो सेम आ जाए इनकी, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये दो रो मेरी सेम आ गई तो इसका डिटर्मिनेंट जो मेरा है वो हमेशा क्या होएगा, जीरो होएगा। अगर मान लो यहाँ पे बी मैट्रिक्स में लेता हूँ, सपोज करो 2 4 3, इसको मैं रफ कर देता हूँ 2 4 3 5 6 1 0 2 3। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी 0 2 3 नहीं, 5 6 1 4 8 6। अब एक चीज चेक करना, जो मेरा R1 है सॉरी R3 है, यहाँ पे वो 2 टाइम R1 है ना 2 टाइम R1 है, यहाँ पे R1 और R3 को अगर तुम चेक करो तो वो दोनों सिमिलर है, तो ऐसे केसेस में मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। अब इसी को यूज करते हुए मैं ये प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा, ये वाली। मान लो मैंने ए मैट्रिक्स को लिख दिया किस तरीके से, ए प्लस लैम्डा डी बी प्लस लैम्डा बी सी, सॉरी सी नहीं ई, लैम्डा ई सी प्लस लैम्डा एफ डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। इससे पहले मैंने अभी बताया कि मैं किसी भी एक मैट्रिक्स में क्या कर सकता हूं, जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को मैं दो के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं, या फिर अगर सम दिया हुआ तो उसको अलग अलग लिख सकता हूं। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने बैठूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस में लैम्डा टाइम डी, लैम्डा टाइम ई, लैम्डा टाइम सी, सॉरी एफ जी एच आई। यहां पे चेक कीजिए,
ये वाला जो मेरा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू तो जीरो ही बन जाएगी ना, क्योंकि मेरा रो 1 और रो 2 जो है वो आइडेंटिकल है, वो सिमिलर है, या आइडेंटिकल बोल लो या सिमिलर बोल लो, तो वहां पे वो दोनों रोज मेरे सिमिलर हैं, तो इस वजह से इस वाले हिस्से का तो डिटर्मिनेंट जीरो ही हो गया। तो मतलब जो डिटर्मिनेंट मेरा इसका होएगा वही डिटर्मिनेंट मेरा अब इसका हो जाएगा, क्योंकि इससे तो वैल्यू आ सकती है ना मेरी। तो यहां से मेरा क्या पता चलता है कि अगर मैं किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन में तुम लोगों को लिखवाना चाहूं तो वो तुम लोग लिख सकते हो, if to each element of any row or column, if to each element of any row or column of a determinant of a determinant the equimultiple of corresponding elements of other row or column are added, then determinant remain unchanged, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आई होगी। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें हमने देख ली। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि माइनर, कोफैक्टर, ये सब चीजें क्या होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है हमारे, ठीक है जी। और आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जैसे हम लोग 3 वेरिएबल हमें दे रखे हो, 3 इक्वेशंस के साथ 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उसको सोल्व करते हैं, उनकी वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।